एक समय की बात है, एक राज्य में इला और उसके अम्मी अब्बू रहा करते थे। इला बहुत ही सुंदर लड़की थी और अपने परिवार के साथ बहुत हंसी खुशी से रहा करती थी। एक बार इला की अम्मी बहुत बीमार हो जाती है। वह इला को अपने पास बुलाती है और बोलती है, देखो इला बेटी, अब मेरे जाने का समय आ गया है। तुम अपना ख्याल रखना, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़े बस आंखें बंद करना और अपनी अम्मी को याद करना। यह कह के वह मर जाती है। इला बहुत रोती है। कुछ दिनों बाद इला के अब्बू ने दूसरी शादी कर ली थी, जिसके 2 बेटियां थी। इला की दूसरी अम्मी इला का बहुत ध्यान रखती थी, तो इला के अब्बू सोचते हैं, अच्छा किया मैंने दूसरी शादी कर ली, इसीलिए इला को अब अकेले नहीं रहना पड़ेगा घर पे। इला के अब्बू कुछ दिनों के लिए शहर चले जाते हैं। अब इला की सौतेली माँ अपना रंग दिखाने लग जाती है। वह इला को एक पुरानी कोठरी में ले जाती है और बोलती है, आज से तुम्हारा कमरा यही है, तुम यहीं रहोगी और मेरी बेटियाँ तुम्हारे उस शहजादे वाले कमरे में रहा करेंगी, समझी तुम? और घर का सारा काम भी करना, और ये कपड़े अपने जितने भी सारे चीज़ें हैं वो मेरी बेटियों को दे दो। इला बेचारी कुछ ना कर सकी। वह घर का सारा काम करती और बहुत थक जाती। इला की दोनों सौतेली बहनें उसे बहुत तंग किया करती थी। जैसे ही वह काम खत्म करती, उसका काम और बढ़ा देती थी। इला कुछ ना कहती, चुपचाप बेचारी अपना काम करती, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह कुछ बोलेगी तो उसकी सौतेली माँ उसे बहुत मारेगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। इला की हालत दिन पे दिन खराब होती जा रही थी और उसकी सौतेली माँ और बहनें उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती थी। एक दिन इला की सौतेली माँ बोलती है, देखो देखो हमारे घर में कितनी गंदी नौकरानी रहती है। तभी इला की दोनों बहनें बोलती है, ये तो नौकरानी से भी बदतर है, छी छी, इसमें तो बदबू आती है। इला की सौतेली माँ और उसकी दोनों बहनें हंसने लग जाती है। बेचारी इला कुछ ना कर सकी। तभी वह खाना बना के लाती है और बोलती है, अम्मी हमें बहुत भूख लगी है, क्या हम थोड़ा सा खाना खा लें? तब इला की सौतेली माँ बोलती है, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें खाने की, जो हम बचा खुचा रखेंगे तुम सिर्फ वही खाओगी। बेचारी बीमार और भूख से तड़प रही इला कुछ ना कर सकी और वहाँ से चली जाती है। फिर वह अपने कमरे में जाके रोने लग जाती है। इला के सिर्फ 3 फ्रेंड थे, एक चिड़िया और 2 चूहे। वह उन्हीं के साथ बात करती और बाकी किसी से बात करने की उसको इजाज़त नहीं थी। जो भी बचा कुचा होता इला उसे खुद खाती और अपने दोस्तों को भी दे देती और बोलती, ये तुम्हारे हिस्से का है। एक बार राज्य में ऐलान होता है। राज्य का ऐलान करता बोलता है, सुनो सुनो सुनो, हमारे राज्य की राजकुमार को एक राजकुमारी की तलाश है जो उनकी वधू बन सके। जितनी भी अच्छी लड़कियां हैं, जितनी भी कुंवारी लड़कियां हैं, वो सब आज रात की पार्टी में ज़रूर आना। राजकुमार उन्हीं में से अपनी वधू चुनेंगे। यह सुनकर इला भी उस पार्टी में जाने की इच्छुक होती है। वह अपनी अम्मी को बोलती है, अम्मी क्या हम इस पार्टी में जाए? उस इला को लगता है वह इस पार्टी में जाएगी तो खूब सारा खाना खाएगी, लेकिन इला की अम्मी बोलती है, ठीक है तुम इस पार्टी में चले जाना, लेकिन अपनी दोनों बहनों को तैयार करो पहले जाके। इला जल्दी से अपनी दोनों बहनों को तैयार करती है और उनको बहुत अच्छे से सजाती है। इला की सौतेली बहनें इला से बहुत चिढ़ती थी और इला को बोलती है, जल्दी करो कल मोहित, क्या तुम्हें पता नहीं राजकुमार हमारा इंतजार कर रहे हैं? बेचारे इला उन दोनों को तैयार करती है और खुद अपनी ड्रेस तैयार करने लग जाती है। तभी इला की सौतेली माँ आती है और बोलती है, ये मटर के दाने और ये फलियों के दाने अलग अलग करो, फिर तुम इस पार्टी में जाना। इला बेचारी सोचती है, मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं, अब मैं क्या करूं? तभी इला की दोस्त चिड़िया वहां आ जाती है और दोनों चूहे आ जाते हैं। वह सब मिलके मटर के दानों और फलियों के दानों को अलग अलग कर देते हैं।
इला ने वह काम जल्दी से ख़त्म कर लिया था। वह अपनी सौतेली माँ के पास जाती है और बोलती है, अम्मी मैंने अपना सारा काम कर लिया है, क्या मैं अब पार्टी में जाऊँ? तो उसकी सौतेली माँ बोलती है, कलमुही तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया? वह एक शाही पार्टी है, बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, पूरे शहर के जाने माने लोग भी आएंगे और तुम जैसी नौकरानी को ले जाके मैं अपनी इज्जत खराब नहीं करना चाहती। यह कहकर तीनों माँ बेटियाँ वहाँ से निकल जाती है। इला बेचारी दरवाजे पे ही अपनी माँ को याद करते हुए रोने लग जाती है और बोलती है, अम्मी आप मुझे क्यों छोड़ के गए यहाँ पे? तभी देखती है अचानक से एक तेज रोशनी निकलती है और उसमें से एक परी होती है। वह परी बोलती है, अरे इला बेटी तुम रो क्यों रही हो? तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इला बोलती है, मुझे भी पार्टी में जाना था, लेकिन ना तो मेरे पास अच्छे कपड़े हैं, ना जाने का कोई साधन है। अब मैं क्या करूं? मुझे वहां जाके अच्छा अच्छा खाना खाना था। तभी परी बोलती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। वह कुछ जादुई मंत्र बोलती है और एक पंपकिन वहाँ से निकल के आता है। देखते ही देखते वह पंपकिन एक बड़ी सी गाड़ी बन जाती है और वह दोनों चूहे को घोड़ा बना देती है और उस चिड़िया को ड्राइवर बना देती है। वह बग्गी बहुत ही खूबसूरत थी। अब वह बोलती है, चलो सिंड्रेला अब हम तुम्हें तैयार करते हैं। और वह कुछ जादुई मंत्र बोलती है जिससे सिंड्रेला की ड्रेस बहुत ही खूबसूरत बन जाती है और सिंड्रेला भी उसमें बहुत सुंदर लगती है। सिंड्रेला बोलती है, वाह क्या ये मैं हूँ? तो परी बोलती है, हाँ ये तुम हो और आज से तुम्हारा नाम इला नहीं बल्कि सिंड्रेला होगा, इसी नाम से तुम्हें जाना जाएगा। लेकिन याद रखना सिंड्रेला बेटा, मेरा जादू सिर्फ 12 बजे तक ही काम करेगा, 12 बजने से पहले तुम्हें घर आना पड़ेगा। सिंड्रेला बोलती है, थैंक यू और वह अपनी बग्गी में बैठ के राजघराने पहुंच जाती है। राजमहल में जाके ही सिंड्रेला देखती है सबके सब उसकी तरफ देख रहे हैं। हर कोई सिंड्रेला से नज़र नहीं हटा रहा था। जो भी सिंड्रेला को देखता बस देखता ही रह जाता। उसी भीड़ में राजकुमार की नज़र सिंड्रेला पे पड़ती है और वह सिंड्रेला को देखता ही रहता है, जैसे मानो पहली ही नज़र में राजकुमार को सिंड्रेला से प्यार हो गया हो। वह सिंड्रेला को देखते देखते उसके पास जाता है और बोलता है, क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? सिंड्रेला पहले तो बहुत घबराती है, फिर वह बोलती है, हाँ क्यों नहीं राजकुमार, और वह डांस करने लग जाती है। डांस करते करते दोनों एक दूसरे की आंखों में इतना खो जाते हैं कि सिंड्रेला को टाइम का पता ही नहीं चलता और वह कब 12 बज जाते हैं सिंड्रेला को ध्यान ही नहीं रहता। सिंड्रेला घड़ी की तरफ देखती है, 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट है। सिंड्रेला बोलती है, राजकुमार छोड़िए, हमारे घर जाने का टाइम हो गया। और सिंड्रेला वहाँ से जल्दी जल्दी में भाग जाती है। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतर के भाग रही होती है, सिंड्रेला का एक जूता सीढ़ियों में रह जाता है और वह बग्गी पे बैठ के जल्दी से चली जाती है। राजकुमार ने सिंड्रेला का पीछा किया, लेकिन वह बग्गी और सिंड्रेला अंधेरों में गुम हो चुकी थी, उसको कहीं नहीं नजर आई। अब राजकुमार जो कि सिंड्रेला से प्यार करने लग गया था, वह सिंड्रेला का जूता उठाता है और पूरे राज्य में घूम घूम के हर घर की तलाशी लेता है, लेकिन वह जूता किसी के पैरों में फिट नहीं आ रहा था, किसी के छोटा तो किसी के बड़ा। लेकिन सिंड्रेला के नाप का जूता किसी के भी पैरों में नहीं आया। अब लास्ट घर सिंड्रेला का बचा था। वह सिंड्रेला के घर जाता है। सिंड्रेला भी उसको खिड़की से देख के बोलती है, अरे राजकुमार मेरा जूता लेकर यहाँ आए हैं, लगता है वो मुझे आजमाने आए हैं। सिंड्रेला जल्दी से दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन सिंड्रेला की सौतेली अम्मी उसको दरवाजे में बंद कर देती है और बोलती है, ज़्यादा चालाकी की तो वह उसे बहुत मारेगी। उसको दरवाजे से बंद करने के बाद वह नीचे जाती है, लेकिन चिड़िया जो कि सिंड्रेला की दोस्त होती है, वह चुपके से उसके
कमर से चाबी निकाल लेती है और सिंड्रेला को जाके दे देती है। सिंड्रेला की दोनों सौतेली बहनें उस जूते को पहनने की कोशिश करती है, लेकिन वह जूता किसी के भी पैरों में नहीं आ रहा था। वह एक जादुई जूता था जो कि अपने आप बड़ा और छोटा हो रहा था। राजकुमार सिंड्रेला की सौतेली माँ को बोलता है, क्या इस घर में कोई और है जो ये जूता ट्राई कर सके? सिंड्रेला की सौतेली अम्मी बोलती है, नहीं नहीं राजकुमार, इस घर में और कोई नहीं है। तभी सिंड्रेला की आवाज़ आती है। राजकुमार बोलता है, ये कौन है? सिंड्रेला की सौतेली अम्मी बोलती है, नहीं नहीं कोई नहीं है, ये हमारी नौकरानी है, ये तो उस रात पार्टी में भी नहीं गई थी। राजकुमार बोलता है, मुझे ये आवाज़ जानी पहचानी लग रही है, कृपया करके उसको बुलाओ। सिंड्रेला नीचे आती है और वह जूता पहनते ही सिंड्रेला के पैरों में फिट आ जाता है। राजकुमार भी सिंड्रेला को पहचान जाता है और बोलता है, तुम्हारी जगह ये नहीं सिंड्रेला, तुम्हारी जगह तो महल में राजकुमारी बनने का है। और बोलता है, इन तीनों को जेल में डाल दो, इन्होंने हमें गुमराह करने की कोशिश की है। और देखते ही देखते कुछ दिनों में सिंड्रेला और राजकुमार की शादी हो जाती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं।